कामयाबी आखिर क्या है? हर किसी की कामयाबी की परिभाषा दूसरों से अलग है, इसलिए हर किसी की सफलता की जो व्याख्या है वो भी अलग होती है। कुछ के लिए कामयाबी मन की एक अवस्था है, कुछ के लिए भौतिक सुख, तो कुछ के लिए एक निश्चित पद को पाना और कुछ के लिए समाज में कुछ बड़ा करके नाम और शोहरत पाना। दरअसल कामयाबी कभी पूर्ण नहीं होती, ये सापेक्ष होती है। क्यों पराक्रम? बिल्कुल प्रीति, और ये सिर्फ एक अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। ये अंत ना होकर जीवन की यात्रा का एक सिर्फ मोड़ है। ये अंत ना होकर आगे बढ़ते रहने का एक सबब है। इसे कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। असल में प्रीति, सफलता हमेशा बेहतर करने और आगे बढ़ने का संदेश देती है। क्या आपको कभी जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्ति मिला है जो अपने सफलता से पूरी तरीके से संतुष्ट हुआ हो? नहीं पराक्रम, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहने की सीख के साथ सकारात्मक रहना भी जरूरी है। बिल्कुल। और जैसा आप कह रहे हैं कि क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो अपनी सफलता से पूरी तरह से संतुष्ट हो, तो हम सोच के भी देखें पराक्रम, तो भले ही वो बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ हो, बड़ा खिलाड़ी हो, कोई नामचीन व्यक्ति ही क्यों ना हो, सभी को हम देखते हैं कि वो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, आंक रहे होते हैं, तुलना कर रहे होते हैं। दरअसल दूसरों की सफलता को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाता। इसलिए जिंदगी में अपने छोटे छोटे हासिलात, छोटी छोटी कामयाबी की भी खुशियां मनाइए और दूसरों से तुलना छोड़कर खुद को बेहतर बनाते जाइए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और प्रीति, आपको पता है कि चाहे कोई व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। मतलब ये मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल पराक्रम, बिल्कुल। और इसी के साथ अब एक पॉजिटिव न्यूज़ की मैं बात करूं तो एक अच्छी खबर यह है कि अब भीख मांगने वाले को भी पूरे सम्मान के साथ वो अपना जीवन जी सकेंगे। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रीति, ये प्रयास भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनका जो लक्ष्य है उसको देखते हुए किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर हम देखें पराक्रम, तो भारत में जो भिखारियों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। और एक मोटा आंकड़ा जो मुझे याद है, करीब करीब 4 लाख तक भिखारियों की संख्या अब हमारे देश में हो चुकी है। लेकिन इस काम में जो लगे हैं लोग, उनकी चिंता अब सरकार कर रही है और कमाई के दूसरे गुण सिखाने की तैयारी कर रही है। दरअसल इन सभी को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है ताकि वह अपना कोई भी छोटा मोटा रोजगार शुरू करके जीवन का आसानी से निर्वहन कर सके। ये वो हाथ हैं जो कुछ दिनों पहले तक ओडिशा की सड़कों पर भीख मांगते नजर आते थे, लेकिन आज ये हुनरमंद बनने की राह पर चल पड़े हैं। ओडिशा की पतिता उद्धार समिति की ओर से लगभग 90 विकलांग भिखारी भुवनेश्वर में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान ये लोग अगरबत्ती और घर के अन्य साजो सामान बनाना सीख रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद इन्हें इनकी क्षमता के अनुसार रोजगार भी दिलाया जाएगा। This is a beggar rehabilitation center. So it's an initiative by Opus and with collaboration with BMC as well as SSEPD. So we have 92 inmates here, which have 66 males and 26 females here. So that is how it is. The vision that we had as part of Opus was to rehabilitate the beggars with PWD, people with disability, and we gave them the necessary skills that was needed. And we have a skill development center at Pokriput in Bhubaneswar, where we train the beggars that we fetch or we get from the rehabilitated centers, and then we train them on subsequent knowledges on subsequent skills, and like suppose incense stick making or home decor stuff or something as in which can be used in a daily day-to-day basis. इस प्रयास से न केवल इन भिखारियों का जीवन सुधरेगा कि नाम पर चलने वाले रैकेट पर भी रोक लगेगी। जाहिर है इन भिखारियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ये एक बेहद सकारात्मक पहल है। तो प्रीति, ये खबर बताती है कि भीख मांगने से कहीं ज्यादा बेहतर है अपने हुनर को पहचान कर काम कर कर सम्मान के साथ जीवन को जिया जाए और पैसा कमाया जाए। मुझे इस समय विनोबा भावे की कुछ पंक्तियां भी याद आ रही हैं पराक्रम। उन्होंने कहा था कि जब भिक्षुक मांगे तो उसे देना अच्छा है, लेकिन बिना मांगे भिक्षुक को खोजना और तब उसे देना श्रेष्ठ है। यानी आप ऐसे भिक्षुकों को, ऐसे भिखारियों को जो भीख मांगने वाले लोग हैं, उन्हें खोजिए,
उनकी मदद कीजिए और इस तरह से अगर मदद हो, स्किल डेवलपमेंट का जिस तरह से काम किया जा रहा है, इन्हें खुद एक तरह से सार्थक पहल करके मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये सबसे अच्छा है। और प्रीति, छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो मेड्स आती हैं काम के लिए, उनके बच्चों को हम ये पूछ सकते हैं कि क्या वो स्कूल जाते हैं, और यदि वो नहीं जाते तो इतना भर हम कर दें कि हम उनका एडमिशन करा दें। थोड़ी सी मेहनत करके तो हो सकता है कि हम भारत के आने वाले भविष्य को भी संवार सकें। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का सर्कल है, इसको हम बहुत छोटी समस्या नहीं समझ सकते। ये कहीं ना कहीं पूरे समाज से जुड़ी हुई समस्या है पराक्रम, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसे बच्चे हैं छोटे, जैसे आपने बच्चों का जिक्र किया, वो भीख मांगने के काम में, एक तो या तो भीख मांगने वाले हैं, उनके बच्चे काम में लगे हैं, नहीं तो कई बच्चों को भीख मांगने के काम में अलग से लगाया जाता है। एक रैकेट हम देखते हैं कहीं ना कहीं चलता है। तो ये एक सामाजिक समस्या है, जिससे इसी तरह के छोटे छोटे कदमों से हम बड़ा बदलाव आता देख सकते हैं। बिल्कुल। और अब आगे बढ़ते हैं हेलो इंडिया में। सबसे पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्र सरकार ने फंसे हुए कर्जों के समाधान के लिए सरकारी गारंटी देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार बैड बैंक की ओर से बैंकों को जारी होने वाली सिक्योरिटी रिसीट को गारंटी देगी। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 30,600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रिसीट को मंजूरी दी है। देश में 2026 तक ड्रोन उद्योग का कारोबार 1.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है और अगले 3 साल में सेक्टर में 5,000 करोड़ के निवेश होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ये जानकारी दी। पीएलआई की मदद से अगले 3 साल में ड्रोन निर्माण उद्योग 900 करोड़ रुपए का कारोबार करेगा। इससे करीब 10,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार काम जारी है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण का निरीक्षण किया। ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निरीक्षण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रक्षा कार्यालय परिसरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि 21वीं सदी का भारत सैन्य ताकत को हर तरह से मजबूत बनाने में जुटा है। उन्होंने कहा कि जब नीतियां और इरादे स्पष्ट हों, इच्छा शक्ति मजबूत हो और प्रयास ईमानदार हो तो सब कुछ संभव है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 टीम की कप्तानी भी छोड़ देंगे। उन्होंने एक भावुक पोस्ट के साथ इस बात की जानकारी दी। कोहली ने अपने फैसले के पीछे अधिक वर्कलोड और काम के अधिक दबाव का हवाला दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही देश भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन के बधाई संदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर से प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी आयोजित करेगा। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। और संसद टीवी भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता है। और प्रीति, क्यों ना बढ़ते हैं राज्यवार खबरों की ओर। जैसा कि हमारा फॉर्मेट है NEWS न्यूज़, यानी कि हर कोने से जो खबर है वो हम आपको बताएं। तो बात करते हैं राज्यवार खबरों की। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकार का विस्तार हो गया है। गुजरात विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष जीतू वघानी समेत 24 मंत्रियों ने गुजरात सरकार के मंत्रियों के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों और 14 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई। केरल में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। यहाँ 80% से अधिक आबादी को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 17,681 लोग कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 25,588 मरीज स्वस्थ हो गए हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड रोधी दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। असम सरकार ने 2400 से अधिक गैंडों के सींग के स्टॉक को नष्ट करने का फैसला किया है। वन मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य के मुताबिक सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए 94 सींगों का संरक्षण करेगी। इन सींगों को काजीरंगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली में मानसून ने 1975 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अब तक 1157 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले 1975 में मानसून के दौरान 1155 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई थी। तो हमने देखी देश की बड़ी खबरें, जाना तमाम राज्यों का हाल, और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। आज शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 21वीं बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। सम्मेलन में पिछले 2 दशकों की उपलब्धियों और भविष्य में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में 17 सितंबर को होगी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एससीओ की शिखर बैठक में सदस्य देशों के नेताओं के अलावा पर्यवेक्षक देश, संगठन के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति समेत दूसरे आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बनाया है। ऑकस यानी AUKUS का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने साझा हितों की रक्षा करना है। वॉशिंगटन में क्वाड नेताओं की बैठक से हफ्ते भर पहले ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने इंडो पैसिफिक के लिए नई एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है। विश्व बैंक ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से चलाकर बांग्लादेश में गरीबी को कम किया जा सकता है। विश्व बैंक ने कहा कि सबसे गरीब लोगों से संबंधी मौजूदा नीतियों में बदलाव करके बांग्लादेश में गरीबी 36% से 12% तक कम हो सकती है। और अब बात करेंगे हम आज की बात की भी, और जानेंगे कि आज का दिन किस तरह से खास है। हिमाचल प्रदेश अपने पूर्ण राज्य के तौर पर 50 वर्ष पूरे कर चुका है और इस अवसर को स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं प्रीति, और देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि ये हम सभी का फर्ज है कि हम ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न समय पर भरें। और मुझे लग रहा है इस खबर के जरिए आप हमें बताना चाहते हैं न्यूज़ यू कैन यूज़, यानी वो सेगमेंट जो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते हैं और ऐसी खबर उनके सामने रखते हैं जो सीधे कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी होती है। आपने बिल्कुल ठीक समझा प्रीति, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आप और हम मिलकर जब हमारा आयकर रिटर्न भरते हैं तो उससे हम ये कह सकते हैं कि देश का विकास तभी आगे बढ़ता है। तो ये इसके महत्व को समझना जरूरी है। और एक बात और है प्रीति, हम देखते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है, बावजूद इसके महज 2 से 3% लोग ही हैं जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। बिल्कुल, तो इसे लेकर ऐसी कौन सी खबर है जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है वो हम आपको बताते हैं। इस साल हमने देखा कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। अब आप साल के अंत तक 2021-22 के लिए ITR भर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 तरह के फॉर्म ITR 1 से लेकर 7 तक जारी किया है। आपको अपनी आय के हिसाब से ITR फॉर्म का चुनाव करना होगा। ऐसा न करने पर आयकर विभाग आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, कारोबार या पेशा या फिर ब्याज, लाभांश जैसे दूसरे सोर्स से कमाई होती है तो रिटर्न भरते समय इनकी भी पूरी जानकारी देना जरूरी है। आयकर रिटर्न भरते समय आप अपने सभी बैंक खातों का भी खुलासा करें।
जिसमें IFSC कोड, बैंक का नाम और खाता नंबर की जानकारी देना जरूरी होगा। ITR 1 सबसे आसान फॉर्म है। इस फॉर्म का इस्तेमाल छोटे और मध्यम करदाता कर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक होती है, साथ ही जिनकी कमाई का जरिया सिर्फ वेतन और एक घर या ब्याज जैसे सोर्स हैं। वहीं ITR फॉर्म 2 उनके लिए है जो किसी कारोबार से ना हो, साथ ही वो सहज फॉर्म भरने की योग्यता ना रखते हों। इसके उलट ITR 3 उनके लिए है जो किसी कारोबार या प्रोफेशंस में हो। वहीं ITR 3 उनके लिए है जो किसी कारोबार में हो। ITR 4 उन कंपनियों की ओर से भरा जाता है जिनकी किसी कारोबार से सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक हो। वहीं ITR 5 भागीदार कंपनियां और LLP भर सकती हैं। ITR 6 धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा दूसरी कंपनियों के लिए है और ITR 7 आयकर अधिनियम के तहत छूट क्लेम करने वाले ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ 31 दिसंबर से पहले अपना आयकर रिटर्न जरूर भरें। तो प्रीति, 31 दिसंबर 2021 ये ITR भरने की आखिरी तारीख है और मुझे लगता है कि उसके पहले आप और मैं भी अपना ITR भरेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी समय पर इनकम टैक्स ज़रूर रिटर्न करेंगे। और प्रीति, एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ कि सबसे बड़ी जो वेल्थ है, जो सबसे बड़ी संपत्ति है, वो क्या है? जैसा हमने आज अपने प्रोग्राम की शुरुआत में कामयाबी की परिभाषा हमने कहा कि हर एक के लिए अलग हो सकती है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि वेल्थ को लेकर भी एक निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। लोग सोचते हैं कि जो संपत्ति है वो शोहरत है, दौलत है, कामयाबी है, सफलता है। मेरे नज़र में, मेरे मायनों में जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है हमारा स्वस्थ शरीर, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि पहला जो सुख है वो निरोगी काया ही है। लेकिन काम की भागदौड़ में हम हमारे शरीर को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि हमारी सेहत जितनी ठीक रहेगी उतना ही बेहतर हम काम भी कर पाएंगे। बिल्कुल, और फिटनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मोटापा कम करने के लिए योग करते हैं? कौन सा योग करते हैं? कौन सा आसन आपके शरीर से एक्स्ट्रा फैट कम करने में मददगार साबित हो सकता है? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। धनुरासन के लिए पेट के बल आराम से लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें। अपने हाथों से एंकल को पकड़ने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए शरीर के ऊपरी भाग और निचले भाग को एक साथ उठाएं और नाभि पर शरीर को बैलेंस करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। धनुरासन पेट से अतिरिक्त वसा को कम करता है। जिन्हें कमर दर्द की समस्या हो या घुटनों में दर्द हो, वह इस अभ्यास को ना करें। और आज हमने इस आसन के बारे में देखा और हो सकता है कई लोग, मैं बता दूं आपको पराक्रम, कई लोग ऐसे होते हैं जो योग और आसनों को देख के डरते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाए। प्रीति, एक्चुअली उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आसन मैं करती हूँ और शुरुआत जब मैंने की थी तो बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन अब लगातार करने के बाद और अपनी कोशिशों को अगर आप ना छोड़े ना तो धीरे धीरे आप इसमें भी निपुण होते चले जाते हैं। तो बिगनिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट। लेकिन इतना स्ट्रेच हो जाता है बॉडी का। शुरुआत, मैं यही कह रही हूँ, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ शुरुआत है वो थोड़ी कठिन होती है। शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। रोज इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। आप देखिए कैसे मोटापा भी आपसे दूर रहेगा, क्योंकि मोटापे को लेकर एक बड़ी बात ये भी है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मोटापा एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसलिए खुद भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए और हम इसमें आपका साथ देंगे। आप इस योग का जरूर फॉलो करिए। बिल्कुल। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, संसद टीवी पर आज दिन भर प्रसारित होने वाले जो कुछ कार्यक्रम हैं उनकी एक सूची।
आपको बता दें कि हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे संसद टीवी पर देखिए संसद संवाद और 1 बजे संसद टीवी पर देखिए मेरी कहानी कार्यक्रम। साथ ही शाम 7 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं मुद्दा आपका और रात 8 बजे आप देखिए आज की खबर। और प्रीति, आगे क्या कुछ खास होने वाला इसके है? बाद रात 9:30 बजे आप हमारा खास कार्यक्रम पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। तो ये तमाम बड़े कार्यक्रम, खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं संसद टीवी पर, और इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटते हैं। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और प्रीति, मुझे लगता है कि आगे बढ़ने से पहले हम 17 सितंबर के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं और इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि आज की तारीख इतिहास में किस तरीके से याद की जाती है। वर्ष 1998 में हॉलैंड के 3 पोत जो स्पाइस आइलैंड मसाला द्वीप की यात्रा पर निकले थे, लेकिन सफर के दौरान चक्रवात की वजह से वो रास्ता भटक गए और पहुंच गए एक अनजान द्वीप में। इस अनजान द्वीप की खोज के बाद नाविकों ने इस द्वीप का नाम अपने युवराज मॉरिस के सम्मान में मॉरिशस रखा। आज मॉरिशस दुनिया भर में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। बात करें इतिहास के दूसरे पन्ने की तो वर्ष 1778 में अमेरिका और भारतीय जनजातियों के बीच पहली संधि यानी फोर्ट पीट पर हस्ताक्षर किए गए। यह ब्रिटिश भारत की जनजातियों और अमेरिका के बीच होने वाली बहुत सी अनौपचारिक संधियों में से पहली लिखित संधि थी। और अब अंत में बात करें इतिहास के तीसरे पन्ने की तो आज ही के दिन 1988 में खेलों के महाकुंभ यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स का आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित किया गया। सियोल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला सबसे बड़ा शहर रहा है। तो कई लोग पराक्रम इतिहास से डरते हैं, इसीलिए हम बहुत सरल शब्दों में इतिहास की जानकारी हम लेकर आते हैं और हर दिन आप जान सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में किस याद के साथ दर्ज है। हेलो इंडिया में हमारे साथ। और अब हम रुक करेंगे आज के कलाकार का, बात आज के कलाकार की, और आज हम बात कर रहे हैं इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी की। बांसुरी की मधुर ध्वनि मन को शांत कर देती है। आपको बांसुरी कैसी लगती है पराक्रम? कृति, बांसुरी सुनना मतलब मन को सुकून देता है पूरी तरीके से। और वाकई में आप कृष्ण धुन यदि सुनेंगे बांसुरी वाली तो बहुत ही शांति का अनुभव आप करेंगे। खासतौर से सुबह सुबह बांसुरी की बात हो तो मजा और दुगना हो बिल्कुल। जाता है। आज हम जिन कलाकार को लेकर आ रहे हैं वो है बांसुरी वादक चेतन जोशी। चेतन जोशी 3 दशक से ज्यादा समय से संगीत से जुड़े हैं और इसके प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।
तो पंडित चेतन जोशी की बांसुरी की मधुर तान आपने सुनी प्रीति, वाकई में बहुत सुंदर प्रस्तुति और थी। इसीलिए पराक्रम हमने कहा था कि जब सुबह की भागदौड़ हमारे दर्शकों की शुरू होगी, उसके पहले हम सुकून के साथ उनके दिन की शुरुआत जरूर करेंगे। और सच मानिए ये बांसुरी सुनकर मुझे तो बहुत सुकून मिला है। बिल्कुल, और ये बहुत सुखद है, और जब भी आपको समय मिले तो संगीत जरूर सुनिए। और अब विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन हम जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और हर तरफ से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई मिल रही हैं। और मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस तरह से उन्हें बधाई दी है पराक्रम, जी। इसकी झलकियां हम दिखाते हैं।